आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आप सबका स्वागत है। मैं कविता जोशी आप आज आपको रचना शिक्षण के महत्व और उद्देश्य इस टॉपिक पर आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रचना का अर्थ क्या होता है। सबसे आप बताएंगे इसका एक्सप्लेन करते हुए कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से रचना का अर्थ है अपने भावों एवं विचारों को विषय अनुकूल भाषा शैली में उचित क्रम में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। समझ आई? देखो, भाषा शिक्षण की दृष्टि से जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा है, जब हम उसका शिक्षण प्राप्त करते हैं यानी जब हम उसे सीखते हैं, तो उसको सीखने के लिए उसको जब हम सीखना शुरू करते हैं तो उसमें जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं, उसके बारे में उस भाषा को लेकर हम कुछ लिखते हैं, तो उस समय लिखते समय हमारे भाव और विचार, ठीक है, जो हमारे मन के अंदर है, जो बात हम कहना चाहते हैं, उसको उन भावों को और विचारों को विषय के अनुकूल यानी जो आपका विषय है उसके अनुसार आपको अपनी भाषा शैली में और उचित क्रम में, ठीक है ना, अपनी भाषा शैली और उचित क्रम यानी सिस्टमेटिक ढंग से आपको और कलात्मक ढंग से, और आप वो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, उसको क्रिएटिव ढंग से जो है प्रस्तुत करना ही रचना कहलाती है। आगे देखेंगे परिभाषा। अब रचना की परिभाषा क्या है? भावों एवं विचारों को शुद्ध, स्पष्ट एवं सुसंबद्ध भाषा में इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसमें मौलिकता और नवीनता का आभास हो। समझ गए कि भाषा और विचारों को, वही बात आ गई, भावों और विचारों को, सॉरी भाव किसके? हमारे अपने, हमारे मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको हम जब शुद्ध, स्पष्ट और सुसंबद्ध यानी जिस भाषा में हम लिख रहे हैं उस भाषा से संबंधित, और कैसे शुद्ध एवं स्पष्ट यानी वो एकदम क्लीन और एकदम प्योर होने चाहिए कि सामने वाला यानी जब पाठक पढ़े उसे तो उसको एक एक चीज़ समझ आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उस भाषा में इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसमें मौलिकता और नवीनता का आभास हो। मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी और नवीनता यानी कि नयापन। ठीक है, आप क्या लिख रहे हो, आपके भाव क्या हैं, आपके किस तरह के विचार हैं, तो इस तरह से आपको वो लिखना है, तो वो क्या कहलाता है? रचना। ओके, अब हम देखेंगे रचना के प्रकार। रचना के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। एक आप बोलकर भी अपनी बात को जो है क्रिएटिव ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, कलात्मक ढंग से। दूसरा आप लिख कर भी। अब बोलकर कैसे? सबसे पहले देखेंगे मौखिक रचना। जब भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से की जाती है तो उसे मौखिक रचना कहते हैं। वही बात है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति ही, ठीक है, कलात्मक अभिव्यक्ति, उसको अभिव्यक्त तो करना है लेकिन कलात्मक ढंग से, और उसे मौखिक रूप से जब प्रस्तुत करते हैं तो वो मौखिक रचना कहलाती है। ठीक है, यानी किसी बात को कहने का भी, किसी भी भाषा का जब हम शिक्षण प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई बात कहनी भी अपने आप में एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, यानी उसको प्रस्तुत करना कलात्मक ढंग से। नेक्स्ट आता है लिखित रचना। जब भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति लिखित रूप से की जाती है तो उसे लिखित रचना कहते हैं। ठीक है, कि भाव और विचार आपको अपने व्यक्त करने हैं लेकिन कलात्मक ढंग से करने हैं और लिख कर करने हैं तो उसे लिखित रचना कहेंगे। ठीक है, फिर आता है कि मौखिक रचना के उद्देश्य और महत्व क्या है, या सेकंड आपका टॉपिक बनता है कि लिखित रचना के उद्देश्य और महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम मौखिक रचना के उद्देश्य एवं महत्व देखेंगे। नंबर 1, भाषा में व्याकरण की शुद्धता, सरलता एवं स्पष्टता के योग की योग्यता का विकास करना। ठीक है ना, कि सबसे पहले मौखिक रचना, जब आप किसी भी बात को किसी भी भाषा के माध्यम से मौखिक रूप से आप कह रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो वही है कि एक तो व्याकरण संबंधी बात तो कही जाती है, क्योंकि ग्रामेटिकली आपको जब जो ग्रामर जो होता है वो किसी भी भाषा का बेस होता है, तो उस व्याकरण के आधार पर आपकी भाषा में शुद्धता, सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, उन सब का विकास करना ही मौखिक रचना का उद्देश्य होता है और महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका
भाषा बोलने के शिष्टाचार प्रसंग के अनुकूल तथा परिस्थिति के अनुकूल उचित शब्दावली के प्रयोग एवं चयन की क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, यानी भाषा बोलने के शिष्टाचार प्रसंग के अनुकूल, वही बात आ रही है, विषय के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल और परिस्थिति के अनुसार आपको उचित शब्दावली का प्रयोग करना है और चयन की क्षमता, भाई किस समय आपको कौन सी परिस्थिति में और कौन से प्रसंग पर आपको किस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है आपका मौखिक अभिव्यक्ति से व्यक्ति के केवल भावों और विचारों का ही संप्रेषण नहीं होता बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी आभास होता है। जब देखो पब्लिक है, ठीक है, कहीं पब्लिक प्लेस पर आप खड़े हो और किसी व्यक्ति की आप बात सुनते हो या आप अपनी बात किसी को अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा पहुंचाना चाहते हो, तो उससे क्या है, जब आप बोलते हो तो आपका जो व्यक्तित्व है वो झलकता है कि आप के अंदर कितना शिष्टाचार है, आप किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके क्या हाव भाव हैं। तो उससे क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या है, आपके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मौखिक रचना शिक्षण से ध्वनि, लिपि, शब्द, लय, गति, आरोह अवरोह तथा उतार चढ़ाव का अवसर मिलता है, जिससे भाषा में परिपक्वता आती है। परिपक्वता का अर्थ मैच्योरिटी से है, मतलब उस चीज़ का अच्छे से ढंग से मतलब प्रस्तुत करना किसी भी चीज़ को, है ना। तो मौखिक रचना शिक्षण में इन सब चीज़ों का जो है अवसर मिलता है, क्योंकि जब हम मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम उतार चढ़ाव है, अपने भावों को प्रकट करते समय हम किस प्रकार की लय को अपना रहे हैं, हमारी क्या गति है बोलने की, तो ये सब क्या है, इसमें हमें मौखिक रचना शिक्षण करते समय ऐसा हमें अवसर मिलता है, जिससे हम जो भाषा सीखते हैं उसमें हमारी परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, फिर आता है आपके लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व। अब आप जब किसी भाषा शिक्षण में रचना लिखित रूप में करते हैं तो उसके क्या उद्देश्य और महत्व होते हैं। तो नंबर 1 आएगा आपका कि भाषा के माध्यम से साहित्यिक रचनाएं जैसे गद्य, पद्य, कहानी, नाटक आदि लिखित रूप में की जाती हैं, जिससे सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। वही बात आ गई ना, साहित्यिक रचनाएं हो गई, गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, इनकी लिखित रूप में हम इनको जो है प्रस्तुत करते हैं। तो सृजनात्मक क्षमताएं यानी जो क्रिएटिविटी होती है, मतलब आप किस प्रकार का नाटक लिख रहे हैं, आप किस प्रकार की कहानी लिख रहे हैं, आपने कैसे गद्य और पद लिखे हैं, तो इससे आपकी क्या है, जो आपकी जो सृजनात्मक क्षमता है उसका विकास होता है, क्योंकि हम नई चीज़ें पाते हैं, फिर हम नए ढंग से रचना करना सीखते हैं, तो उससे हमारे क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका छात्रों को भी उचित गति से सुंदर, सुडौल एवं हाँ, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि छात्रों को भी उचित गति से सुंदर, सुडौल एवं स्पष्ट लेख लिखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है कि लिखित रचना के माध्यम से समाज, परिवार और घर भी संपन्न बना रहता है। राष्ट्र के संविधान को समझने के लिए भी हमें भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है लिखित रचनाओं के अध्ययन एवं अध्यापन से बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है और उनकी सामाजिक क्षमताओं का भी विकास होता है। आपका ये टॉपिक इतना ही है आज के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।